सामी। सामी क्या हो रहा है? सामी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गुल, तुम ये क्या कर रही हो? खुदा के लिए डरा दिया तुमने मेरी मुझे। बला से तुम मर जाओ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मतलब मैं क्या कर रहा हूँ गुल? तुमने खुद मुझे बुलाया था कल। मैंने? हाँ बिल्कुल। ओह खुदाया, मैं तुम्हें क्यों बुलाऊंगी सामी? मेरी जान में झूठ क्यों बोलूंगा? तुम्हारा मैसेज आया था मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा मैसेज नहीं कर सकती। गुल, खुदा को मानो यार, सच में मैसेज आया था तुम्हारा। देखो दिखाता हूँ। मैं तुम्हें ऐसा मैसेज क्यों करूंगी सामी? हाँ, ये देखो अपना मैसेज पढ़ो कि तुमने क्या लिखा है। दिखाओ जरा मुझे। पढ़ो ना। गुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, क्या मैं आ जाऊं? ये तुम्हारा मैसेज है, ये तुमने मुझे लिखा है। बताओ कब कहा मैंने तुमसे कि आ जाओ? देखो इसे और बताओ मुझे कि इसमें ऐसी मैंने कहाँ बातें लिखा मत है कि आ करो जाओ? खुदा के लिए। क्या हो गया? देखो कल रात को मैं केनान के साथ बैठा हुआ था, तुमने मुझे बुलाया, उसी ने मुझे यहाँ रात को छोड़ा था, फिर तुमने दरवाजा खोला और अंदर बुलाया मुझे। मैंने? हाँ बिल्कुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम आओगे तो मुझे खुशी होगी, ऐसा ही कहा था ना? नहीं, मुझे याद नहीं। हो सकता है मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली हो, या हो सकता है मैं नींद में हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम्हारे दिल में जो जज्बात थे वो खुलकर सामने आ गए ना, तो फिर तुम ये एहसासात कबूल क्यों नहीं कर लेती गुल? प्लीज ना। आखिर कौन से जज्बात? क्या तुमने कोई जज्बात छोड़े हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा। तुम? हाँ, तो तुम्हें सच में मेरी याद नहीं है? हरगिज़ भी नहीं। लेकिन कल रात तुम ऐसा कुछ नहीं कह रही थी। देखो, दूर रहो मुझसे, दूर रहो, दूर रहो मुझसे और वहीं खड़े रहो। चलो मान लो कल रात जो भी हुआ वो एक गलती थी, ये जानते हुए भी कि हमारे दरमियान कुछ नहीं है, उसके बावजूद तुम आ गए। क्या बात है? हाँ ऐसा ही है गुल, मैं दौड़ता हुआ आया क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सच में मैं चाहता हूँ कि हम दोनों फिर से एक हो जाएं। मैं नहीं चाहती तुम्हें, नहीं चाहती मैं तुम्हें। तो तुम नहीं चाहती मुझे? हाँ बिल्कुल। तुम फैसला कर चुकी हो? हाँ बिल्कुल, सब खत्म। ये याद रखना तुम, हमारे दरमियान अब कुछ भी बाकी नहीं रहा। ठीक है गुल, ठीक है। हाँ खत्म, खत्म, सब कुछ खत्म। अब हमारे दरमियान कोई रिश्ता बाकी नहीं रहा है, सब कुछ खत्म हो चुका है। फिक्र मत करो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा, याद रखना। और तुम अब इस बात को भी याद रख लेना, तुम्हारा आज से कोई सामी नहीं है, मर चुका हूं मैं तुम्हारे लिए। सामी, नस्लिहान सुबह खैर। तुम्हें भी सुबह बखैर। गुल, ये क्या हो रहा है सुबह सुबह? क्या हुआ? समी कहाँ से आ गया इस वक्त? नेस्ली, सब कुछ खत्म हो गया। सामी नाराज होकर चला गया। क्या मतलब? वो तुमसे नाराज हो गया? तुम ये क्या कह रही हो? जल्द ही मैं केनान साहब से तीसरी बार मिलूंगी। जब फतूश उनके बारे में बात करती थी तो वो अक्सर उन्हें बादशाह से मुशाबहत देती थी। अब मुझे समझ में आ गया कि वो ऐसा क्यों कहती थी। ये आदमी वाकई खुद को बादशाह समझता है। उसकी खुद पसंदी इस कदर शदीद है कि उसका डिप्रेशन भी शायद इसी खुद पसंदी के जख्म से पैदा हुआ है। इसीलिए छोड़ जाने वाला सदमा उस पर इतना गहरा असर डाल गया है। आखिर कैसे एक औरत जिसे वो खुद से कमतर समझता है उसे छोड़ सकती है जबकि वो खुद को बादशाह समझता है? उसकी आदतें, उसका तर्ज जिंदगी, सब कुछ बदल चुका है। उसकी खुद शिनासी पर शक का साया पड़ चुका है। हकीकत में ना वो खुद को जानता है और ना ही औरतों को। कभी वो भेड़ों के दरमियान एक भेड़िया था, एक जंगली भेड़िया। कहीं ना कहीं वो भेड़िया जख्मी है। आ जाइए। टूना, ये क्या है? केनान साहब, ये आपके लिए लाए हैं। क्या जरूरत थी? देखें कितने प्यार से लेकर आए हैं आपके लिए। ये तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। इन फूलों का रंग तो देखिए जरा आप। जरूर इन्हें खास तौर पे बनवाया गया है। मैं तो इन्हें गुलदान में रखने वाली थी, मगर सोचा आपको दिखा दूं पहले। अब ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है? अरे वो सिर्फ फूल ही तो लेकर आए हैं, इसमें ज्यादा क्या हो सकता है? आप फौरन कोई ना कोई खामी निकाल लेती हैं। वो आदमी आपका शुक्रिया अदा करने के लिए फूल लाया है और आप हैं कि उस पर नाराज हो गई। वैसे तुम उनका इतना दिफा क्यों कर रही हो? वो आपको बुरा लगा ना, तो मैंने सोचा कि सफाई दे दूं। हाँ ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा। चलो ऐसा करो, मरीज को अंदर भेज दो मेरे पास। जी बिल्कुल। लेकिन आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? नहीं, मैं नाराज क्यों होंगी तुमसे? बिल्कुल नहीं। ठीक है।
डॉक्टर साहबा। खुशामदीद किनान साहब। बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? वाह, माफी चाहता हूँ, ये बदतमीजी है, मैं पहले बैठ गया। क्या आप हमेशा ही इतने नफीस लिबास पहनते हैं? शुक्रिया, आप मेरी तारीफ कर रही हैं। जी हाँ, मुझे ऐसे लिबास पसंद है। काफी अरसे से मैं ऐसे ही कपड़े सिलवाता हूँ, लेकिन लगता है कि आप भी अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखती हैं। मैंने हमेशा आपको स्टाइलिश देखा है। शुक्रिया, बैठिए। बहुत शुक्रिया। और फूलों के लिए भी आपका बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं, ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। आप मेरे साथ बहुत मेहनत करती हैं। आपको पसंद आए, मुझे खुशी हुई। जी हाँ, मगर आइंदा जहमत न कीजिएगा। ठीक है, जैसा आप कहें। ये बताइए कि पिछली मुलाकात से कैसे हैं अब आप? मैं ठीक हूँ और आपको देख के और भी अच्छा लग रहा है। समझ गया मैं कहाँ गलती कर रहा था। अच्छा, वाकई? बिल्कुल। तो क्या गलती की थी आपने? जब से फादी मुझे छोड़कर गई है, मैं मुसलसल उसी के पास जाता रहा, लेकिन कोई नतीजा नहीं मिला। मैंने फादी को अपने पास खुद बुलाया। अच्छा, वो कैसे? वो मैंने उसकी कंपनी के साथ प्रोजेक्ट की डील की थी और पता चला कि उसका मालिक मेरे साथ काम करने के लिए बेताब हो रहा है। एक गुफ्तगू में मैंने उसको कहा कि अगर आप मेरे साथ काम करना चाहते हैं तो मेरी एक शर्त है, इस प्रोजेक्ट को फातू साहबा लीड करेंगी। और उसने मान लिया और फादी अपने काम के लिए बहुत सीरियस है डॉक्टर, और मैंने इसी बात का फायदा उठाया। मुझे लगता है कि वो मीटिंग के लिए आ गई होगी। बिल्कुल। क्या सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हुआ? नहीं हुआ, यानी तकरीबन हो गया था, लेकिन हो नहीं पाया क्योंकि मेरी बीवी साथ थी। उसने हम दोनों को साथ देखा भी। मैंने सोचा था कि वो गुस्सा करेगी, खुद को रोक नहीं पाएगी, मुझे फोन करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लगता है इस बार उसने दूर रहने का फैसला किया है। इस बात का मुझे नहीं पता, मैं समझ भी नहीं पा रहा। जी हाँ, फादी जा चुकी और मुमकिन है कि उसकी वापसी अब कभी नहीं होगी। ये अच्छी बात है कि अब आप हकीकत को देख और बयान कर रहे हैं किनान साहब। इससे मुझे क्या फायदा है? किनान साहब, ये अलहदगी आपको तकलीफ दे गई, आपको तोड़ गई, मगर अगर आप दर्द से भागने के बजाय हकीकत को देखें और कबूल करें तो आपके पास आगे बढ़ने का मौका हो सकता है। लेकिन मेरे लिए ये कबूल करना नामुमकिन है डॉक्टर। मैं आपके पास इसलिए तो आया हूं ताकि मेरा दर्द कम हो सके। मालूम है, और मैं आपके साथ यही करने की कोशिश कर रही हूं। आप इसे माने या फिर ना माने, ये औरत आपकी जिंदगी में बहुत अहम मुकाम रखती है। चाहे आप इसे मोहब्बत कहें या लगाव कहें या फिर आप इसे आदत भी कह सकते हैं। आदत डॉक्टर? क्या इसे मोहब्बत या लगाव कहना आपको बुरा लगा? नहीं, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरा मतलब है फादी के साथ मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा मुझे आदत हो सकती है। मेरी जिंदगी में बहुत सी औरतें आई और चली गई। तो आपको कभी मोहब्बत नहीं हुई? मुझे औरतें पसंद है डॉक्टर साहबा, लेकिन मेरी इब्तिदाई दिलचस्पी खत्म हो जाती है, और जब मेरा जोश खत्म होता है तो मैं रिश्ता भी खत्म कर देता हूँ। मैंने आपको ये सब पहले ही बता दिया था। ऐसी जिंदगी बहुत थका देने वाली होनी चाहिए। क्या आपको कभी थकन नहीं हुई? नहीं, कभी नहीं। जब तक फादी मुझे छोड़कर नहीं गई थी मैंने कभी थकन महसूस नहीं की। एक ऐसा शख्स जिसके इतने ज्यादा ताल्लुकात रहे हों, तो वो एक औरत के जाने के बाद इतना मुतासिर कैसे हो सकता है? इसकी कोई वजह जरूर होगी। क्या आपने इस बारे में कभी सोचा? मैं फादी के अलावा कुछ सोच ही नहीं सकता डॉक्टर। आप मुझे समझ तो रही है ना? मैं सिर्फ आपकी बातें नहीं बल्कि आपके एहसासात को भी समझती हूँ किनान साहब। मुझे आपके दर्द का एहसास है बहुत अच्छी तरह। हाँ, औरतें मुझे समझती हैं। खूबसूरती, जोश और इज्जत, ये सब तो औरतों में होता है। लेकिन ठीक है, अच्छा है तुम हो। तुम्हारे बगैर दुनिया जहन्नुम जैसी होती है, नाकाबिले बर्दाश्त। मुझे दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन मेरी जिंदगी में हमेशा एक औरत जरूर रही है, हमेशा। क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता नहीं रखा? मेरी जिंदगी में? जी हाँ। यह मौजू मुझे नहीं होना चाहिए किनान साहब।
मुझे मालूम है, ठीक है, आप यहाँ डॉक्टर हैं, मैं समझता हूँ, लेकिन इससे ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। आप भी तो एक औरत है। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर हम यहाँ नहीं मिलते, कहीं बाहर मिलते, तो यकीनन हमारी जिंदगी किसी और तरह की होती। एक लम्हे के लिए मुझे समझ नहीं आता कि क्या कहूँ। वो पहला इंसान है जिसने मुझ जैसी औरत से, जो कि लोगों के बहुत करीब भी है और उनसे बहुत दूर भी, इस तरह बात करने की हिम्मत की। अब मुझे उसकी इस छेड़छाड़ वाले अंदाज को बगैर तकलीफ दिए रोकना होगा। वो औरतों के मामले में माहिर है और मैं नफ्सियात में माहिर हूँ। देखा जाए तो आपकी जिंदगी ऐसी ही मिसालों से भरी हुई है। तो चलिए आज इन्हीं मिसालों से आपके मसले को समझने की कोशिश करते हैं। ये कैसे होगा? आप हमेशा मुख्तसर और सनसनीखेज ताल्लुकात पसंद करते हैं। ये तकरीबन आपकी जिंदगी का मकसद बन चुका है। मगर जिंदगी का सारा मतलब एक ही चीज में डाल देना हमेशा खतरनाक होता है। मुझे खतरे बहुत पसंद है। मगर अब आप तकलीफ में हैं। देखिए, मेरी राय में अगर कोई शख्स अपनी जिंदगी ऐसे ताल्लुकात में गुजारे जो तेजी से शुरू हो और तेजी से खत्म हो जाए, तो ये एक अहम मसला है। मैं आपको ऐसे शख्स से तशबीह दूंगी जो खाने से सैर नहीं होता। डॉक्टर, तो आप मेरा मवाजना एक ऐसे शख्स से कर रही हैं जो मोटापे से फट जाएगा। आप गलत हैं, मैं कभी भी इतना मोटा नहीं हुआ। यानी मैंने हमेशा अपने वजन का बहुत ख्याल रखा है। किनान साहब, मेरा ख्याल है आपने मेरी बात अच्छी तरह समझ ली है, मगर शायद इस मौजू की गहराई तक जाना आपको इस वक्त बेचैन कर रहा है। आपने ये कैसे तय कर लिया कि रास्ता मुख्तसर होगा? अब ऐसा क्यों सोच रही हैं? मुझे लगता है कि अगर हम एक दूसरे को अच्छे से जाने तो पसंद कर बैठेंगे, तो फिर हमारा रास्ता लंबा होगा, बहुत ज्यादा लंबा। आप अभी अभी एक तवील ताल्लुक से निकले हैं और आप अपने एहसासात को सबसे बेहतर जानते हैं। क्या आप भी मुझे छोड़ देंगी? मुझे अचानक एक कहानी याद आ गई। क्या आप सुनना चाहेंगे मुझसे? जी बिल्कुल सुनूंगा। तो कहानी कुछ यूं है कि एक दिन एक बिच्छू ने दरिया पार करने के लिए एक मेंढक से मदद मांगी। तो मेंढक ने कहा कि अगर तुमने मुझे डंक मार दिया तो? बिच्छू ने यह बात सुनते ही कहा कि अगर मैंने तुम्हें डंक मारा तो हम दोनों ही डूब जाएंगे। मेंढक कायल हो गया, लेकिन जब वो दरिया के बीच में पहुंचे तो बिच्छू ने अपना डंक मार दिया और डंक मारकर अपना जहर छोड़ दिया। फिर मरते हुए मेंढक ने उससे पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने तो वादा किया था मुझसे कि तुम मुझे डंक नहीं मारोगे, तो मैं क्या करूं? ये तो मेरी फितरत में मौजूद है, समझे? इस कहानी में मैं क्या हूं? दरिया, बिच्छू या मेंढक? इतना भी बुरा नहीं हूं मैं। इतना भी बुरा नहीं, और ना ही इतना बेवकूफ। डॉक्टर, हाँ, थोड़ा सा जज्बाती जरूर हूं, मगर फैसला सोच समझ कर करता हूं, बहुत सोच समझ के। जी हाँ, जी हाँ, आप बिल्कुल जज्बाती हैं और अपनी आदतें छोड़ना आपके लिए कोई आसान बात नहीं है। मगर अब वक्त आ गया है कि आप उन चीजों का जायजा लें। इससे क्या फायदा होगा? कभी कभी हमारी आदतें हमें बहुत महंगी पड़ती हैं और इस वक्त भी आप दोबारा भूख महसूस कर रहे हैं और तो और मजीद चीजों के पीछे भाग रहे हैं ताकि आपकी भूख खत्म हो जाए। मगर एक ही कहानी को दोहराने के बजाय मैं चाहती हूं कि आप इसे थोड़ा बदलने की कोशिश करें। आप इस तकलीफ से सीख सकते हैं। आप अपनी जिंदगी को दोबारा देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि आपसे कहाँ गलती हुई है और आप यहां तक कैसे पहुंचे। और मैं इसमें मदद के लिए यहां मौजूद हूं। हम अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अपनी दवाइयां खाना मत भूलिएगा। तो एक हफ्ता और इंतजार करो। खैर ठीक है, चलता हूं मैं। खुदा हाफिज किनान साहब। आपको भी खुदा हाफिज। हाँ
तो जिंदगी के एक नए आगाज में हम दाखिल हो चुके हैं। हम सारा जरूरी सामान लेकर आ गए हैं फातिमा। अब इस घर में किसी चीज की कमी खुश नहीं है। आमदीद, बहुत अच्छा किया तुमने, अंदर आ जाओ। बहुत शुक्रिया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम अपने नए घर में हो। हाँ, तुमने क्या किया? मोहिता वगैरह संभाल लिया? हाँ हाँ, सब कुछ संभाल लिया मैंने, सब हो गया। तुम्हें बताना चाहिए था, हम तुम्हारी मदद कर देते। इतना ज्यादा काम नहीं था तो मैंने अकेले ही कर लिया तुम सब कुछ। मुतमईन तो हो ना यहाँ आकर? बहुत बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ मैं इससे, बता नहीं सकती कि कितनी ज्यादा। ओह, शुक्र है। ये तो बहुत अच्छा है, नया घर, नई जिंदगी। देखो मुझे, देखो मेरी तरफ। तुम अपनी सारी बुरी यादें भुला के एक नई जिंदगी शुरू करो, ठीक है? हाँ फादी, माजी को भुलाकर आगे बढ़ना है, आने वाले कल के बारे में सोचना है। ऐसा ही है, बुरे दिनों को पीछे छोड़ दिया है। तो फिर शुरू कहाँ से करें बताओ? फादी के कमरे से शुरुआत करते हैं ना। पहले कमरे का काम खत्म कर लेते हैं, उसके बाद बाकी चीजें, और किचन को आखिर में देखेंगे, ठीक है? जबरदस्त। ठीक है, हाँ फिर तो आ जाओ। चलो, तो शुरू फिर करते आओ। हैं। कहाँ से? ये सारा सामान समेट कर इस डब्बे में डालना है, ठीक है? हम इनके ठीक है। दरमियान कुछ लकड़ी के टुकड़े रख देंगे ताकि ये टूटे हाँ नहीं। ठीक है, ऐसा ही करते हैं। खानदान साहिबा कहीं जा रही है? मैंने नाश्ता बनाया आपके लिए। हाँ, मेरा अपॉइंटमेंट है डॉक्टर के साथ। किनान चला गया क्या? किनान साहब ने भी नाश्ता नहीं किया। चलिए मैं आपको बाहर तक छोड़ देती नहीं, रहने दो, मैं चली जाऊंगी। हूँ। ठीक है। इस्माइल, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहे हो? लगता है कुछ कहना चाहते हो, तो कहो। अगर तुम रात वाली बात कर रहे हो तो मुझे पता है। किनान साहब, यकीन करें मैं कसूरवार नहीं हूँ, यह सब चंगेज की वजह से हुआ है। आयशा ने तो मुझे पहले ही सजा दे दी है, कहा कि इस हालत में दोबारा कभी घर मत आना। छोड़ो इस बात को, इतना मत सोचो। जो होना था वो हो गया, अच्छा ही हुआ। क्या बात है, इतना घूर क्यों रहे हो? दरअसल मुझे चंगेज ने बताया, और उसे उसकी बीवी ने। तुम आधी बात कर रहे हो, साफ साफ बताओ क्या बात है। ये चंगेज और उसकी बीवी, तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? फातूश साहिबा, किनान क्या साहब। हुआ फातूश साहिबा को? दरअसल वो दूसरे घर में मुंतकिल हो रही है। वो जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। ठीक है। खुशामदीद खानदान साहिबा। बहुत शुक्रिया। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, मगर सच कहूँ तो बहुत हैरत भी हुई है। मैं खुद भी आपसे मिलना चाहती थी, मगर तवक्को नहीं थी कि आप खुद ही आ जाएंगी। दरअसल आइंदा आने वाले सेशंस में मैं किनान साहब को कहने ही वाली थी कि वो आपको यहाँ ले आए। दरअसल मैंने जल्दी कर दी। मैं यहाँ किनान के बारे में बात करने आई हूँ। बहुत अच्छा सोचा। आइए तशरीफ रखिए। आप कुछ पीना पसंद करेंगी? नहीं, बहुत शुक्रिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। कहिए, मैं सुन रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। किनान अब पहले से बहुत बेहतर है। अब वो रात में ठीक से सो भी जाता है, वो खाना भी सही से खा रहा है डॉक्टर, और ये सब आपकी वजह से है। वो आपको बहुत पसंद करता है। इस जुमले में छुपा इशारा नजरअंदाज करना मेरे लिए नामुमकिन है। मालूम नहीं ये गुफ्तगू कहाँ जाकर खत्म होगी। ये यहाँ आते हुए क्या सोच रही होंगी? इन्हें अपने शौहर की औरतों में दिलचस्पी का इल्म है। मैं अगरचे डॉक्टर हूँ, मगर एक औरत भी हूँ। इन्होंने पहले मर्द डॉक्टर को ठुकरा दिया और खास तौर पर मुझसे मिलने पर इसरार किया। गालिबन खानदान साहिबा इस सबको किसी और नजर से देख रही हैं। मुझे खुशी है कि मैं आपकी मदद कर सकी। हमारी शादी ज्यादा अच्छी नहीं रही। शायद किनान ने आपको बताया होगा। जी, किनान साहब ने कुछ बातें बताई हैं मुझे, मगर इस सब के बावजूद मेरा ख्याल है कि आपका उनकी जिंदगी में एक अलग और ख़ास मुकाम है। आप किनान को अच्छी तरह नहीं जानती। बाहर से वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। अच्छा, वाकई? वो कैसा है? उसकी जितनी भी हालत ख़राब रही है, आपने देखा होगा कि वो हमेशा यहाँ तैयार होके ही आता है। वो अपने कपड़ों और अपनी शख्सियत का बहुत ख्याल रखता है।
वो खत बनाए बगैर और खुशबू लगाए बगैर निकलता नहीं है। वो ऐसे ही है। हम यूनिवर्सिटी से एक दूसरे को जानते हैं, तब भी वो ऐसे ही था। शायद मैं इसी खूबी की वजह से उस पर फिदा हुई है। जब किनान बाहर निकलता था सबकी नजरें उसी पर होती थी और वो ये सब जानता था, इसलिए उसमें गुरूर बहुत ज्यादा है। वो खुद एतमाद है, लेकिन इस बार उसे चोट लगी है। किनान की जिंदगी में कभी औरतों की कमी नहीं रही। औरतें खुद उस तक पहुंचती हैं और किनान उन्हें कभी मना नहीं करता। ऐसे शख्स के साथ जिंदगी गुजारना मुश्किल है। मुझे बेशुमार धोखे दिए उसने। मैंने हर किस्म की बेवफाई देखी है। समझ नहीं आ रहा आपको कौन सी सुनाऊं डॉक्टर। जवानी में मैं परवाह नहीं करती थी। उस वक्त मैं बस किनान से शादी करना चाहती थी, क्योंकि मैं उससे बहुत मोहब्बत करती थी और यही काफी था मेरे लिए। मगर वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि ये मुश्किल है। उसने मेरी दोस्त के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया, ओज़लिम के साथ। मैंने बर्दाश्त नहीं किया और छोड़ दिया उसे। और मैंने उस वक्त अपने आप को कायल कर लिया था कि मैं किनान की शक्ल भी नहीं देखूंगी, किनान के बगैर खुश रहूंगी। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया, मुझे पता भी नहीं चला। हमने फिर शादी कर ली। हम दोबारा एक हो गए। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी डॉक्टर। और ओज़लिम की बद्दुआ भी ले बैठी। उस लड़की ने खुदकुशी की कोशिश की और कई दिन अस्पताल में गुजारे। जब आप दोबारा साथ रहने लगे थे उस अरसे में आपका ताल्लुक कैसा था? किनान कभी नहीं बदला और इसलिए हमारी शादी भी कभी नहीं बदली। और डॉक्टर, इस दौरान मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। लेकिन किनान बच्चा नहीं चाहता था। वो क्यों नहीं चाहते थे? किनान जिम्मेदारी लेना पसंद नहीं करता। कहता था कि मैं बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेकिन जब मुझे पता चला कि मैं मां बनने वाली हूं, मुझे ऐसा लगा कि ये बच्चा हमारी जिंदगी बदल देगा। ऐसा लगा कि इशारा है मेरे लिए। मैंने सोचा कि मैं ये शादी बेहतर कर सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसी दौरान हमारा बहुत बड़ा झगड़ा हुआ डॉक्टर, और मैंने अपना बच्चा खो दिया। उसके बाद हमारी शादी का रंग ही बदल गया। मैं किनान को कभी भी माफ नहीं कर सकी। उसकी वजह से मैंने अपना बच्चा खोया और उसे भी पता है। बाद में उसे बहुत पछतावा हुआ, मगर सब खत्म होने के बाद उसके पछतावे का क्या फायदा। मैं काफी अरसा संभल नहीं सकी। मैंने खुद को घर में कैद कर लिया और इसी दौरान शायद किनान मजीद मुझसे दूर हो गया और उसका काम भी बहुत बढ़ गया था। वो हर रोज किसी न किसी साइट पर होता था। मैं इस हालत में थी नहीं कि मैं उससे पूछती कि क्या कर रहे हो। आज सोचती हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। किनान को मुझे बच्चों की तरह समझना चाहिए था। शायद इसलिए हमारा कोई बच्चा नहीं है। किनान साहब का अपनी माँ के साथ ताल्लुक कैसा था? वो दोनों बहुत करीब थे। किनान इकलौता था और लाडला भी था। वो हमारी शादी से पहले ही फौत हो गई थी। यानी जब मेरी किनान से पहली दफ़ा शादी हुई थी तब उनका इंतकाल हुआ था। कैसी खातून थी वो? उनकी पूरी जिंदगी उनका बेटा रहा है। वो हमेशा उस पर फख्र करती थी। वो बहुत सराहती थी उसे। किनान भी बहुत जुड़ा हुआ था, लेकिन उनका अंदाज कुछ अजीब था डॉक्टर। यानी वो उसके लिए कुछ भी कर सकती थी।
लेकिन किनान उनके लिए कुछ भी नहीं करता था। वो भी कुछ अलग ही सोचता था। पिछले कुछ सालों में उसने मुझे अपनी माँ की जगह दे दी। वो बाहर मजे से जिंदगी गुजारे और मैं उस पर पागलों की तरह मोहब्बत लुटाती रहूं। उसे कुछ भी ना कहूं, बस उसे मोहब्बत करती रहूं, जैसे उसकी माँ उससे मोहब्बत करती थी। एक बात और है, इसमें सारी गलती किनान की नहीं है, क्योंकि मैंने ही उसे ये आज़ादी दी है। मैं वक्त टालती रही। मैंने सोचा कि ये सब एक वक्त के साथ खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हो सका। मुझे उसे छोड़ देना चाहिए था, लेकिन अब हम इस रिश्ते के ऐसे मकाम पे आ चुके हैं जब मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तब मेरा किनान मेरे साथ नहीं था डॉक्टर। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं भी यही करूंगी, उसे अकेला छोड़कर चली जाऊंगी। ये बहुत ही संगीन बात है। एक एक करके औरतें उसे छोड़ रही हैं। आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो चुकी है। किनान अब कमजोर पड़ गया है। अब ऐसा क्यों हुआ? जब किनान साहब वापस घर आए तो इसी वक्त क्यों? डॉक्टर साहिबा, जिस जगह को आप हमारा घर कह रही हैं वहां कभी हम थे ही नहीं। मैंने खुद को बहुत अजियत दी है। मैं खुद से और किनान से नफरत करने लगी थी। मैं भी एक इंसान थी, मगर उसने ये बात मुझे भुला दी। मैंने बहुत दुख सहे, बहुत ज्यादा डॉक्टर। अब उसकी बारी है। हांदान साहिबा, उम्मीद है ये फैसला गुस्से में नहीं किया होगा। ये मेरी जिंदगी का सबसे दुरुस्त फैसला है जो मैं इस बार कर रही हूँ। वैसे आपने ये फैसला कब किया? उसी रात। कौन सी रात? जब किनान की महबूबा ने उसे घर आकर मारा था। क्या बात है! फतूश ने भी उसी रात फैसला किया, यानी उस रात जादू टूट गया। मुझे यकीन है कि किनान के ऊपर जितनी बद्दुआएं हैं वो हर एक का जवाब देगा। छुटकारा नहीं मिलेगा। वो भी तकलीफ से गुजरेगा, वो भी दुख सहेगा। शुरुआत हो चुकी है, लेकिन मैं इस सजा का हिस्सा नहीं बनूंगी, क्योंकि मैं पहले ही बहुत तकलीफ झेल चुकी हूं। अगर मेरे बस में होता, मैं अपनी पूरी जिंदगी किनान के साथ जन्नत में गुजारती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब जहन्नुम के दरवाजे खुल चुके हैं उसके लिए। आप भी उसकी तकदीर नहीं बदल सकती। आप उसे इस सजा से बिल्कुल नहीं बचा सकती। मैं खौफ के साथ इसे सुन रही हूँ। खानदान खला में घूम रही है, जैसे कोई गैब देखने वाला हो, और पूरे यकीन से ये सब कह रही है। उसके अल्फाज में गहरी नफरत और दर्द है। मुझे गलत मत समझिएगा, ये बातें आपके लिए नहीं है। और ये भी मत सोचिए कि मैं एक बुरी इंसान हूं। काश थोड़ी सी बुरी होती, मैं शायद ऐसी जिंदगी ना गुजारती। लेकिन इंसान नहीं जानता कि उसकी तकदीर में क्या लिखा है। आप एक अच्छी डॉक्टर हैं, खुदा के लिए उसकी मदद करते रहिएगा, ठीक है? तो यहां आकर ऐसा महसूस होता है, मैं बरसों से जो रस्सी थामी हुई थी, मुझे अब ऐसा लगता है कि वो रस्सी छोड़ने का वक्त आ गया है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जब भी आपको कोई मसला दरपेश आए, आप बिला झिझक कॉल कर सकती हैं। अब इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज हांदान साहिबा। खुदा हाफिज डॉक्टर साहिबा। जब मैं उसके दुख का सोचती हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। मेरे अंदर एक कैफियत सी उठती है, मगर मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे अकेला मत छोड़िएगा, ठीक है? बहुत शुक्रिया।
ये उन औरतों का गुस्सा है जिन्होंने गहरा प्यार किया, मगर बदले में उन्हें कभी मोहब्बत नहीं मिली। वक्त के साथ उम्मीद नाउम्मीदी में बदल जाती है। मोहब्बत, चाहत और जज्बा इंतकाम की ख्वाहिश में तब्दील हो जाते हैं। हामदान और फतूश दरअसल एक ही किस्मत का शिकार हैं। दोनों ने मोहब्बत की, दोनों ने ही किनान को ना खोने के लिए अपनी जिंदगियां दे दी। सच्चाई उन्हें अंदर से खा रही थी, मगर फिर भी वो बरसों खुद को तसल्ली देती रही, उस खेल को नजरअंदाज करती रही जो उनकी आंखों के सामने खेला जा रहा था।